हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चंस को करेंगे, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें ये पेपर मतलब जून 2022 का तो है, लेकिन ये एक ही बार एग्ज़ाम हुआ था उस ईयर में, और वो कब हुआ था? हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था। इसके पहले मैंने अपने चैनल पे और 2004 से लेके अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए 2021 तक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करवाई हूँ। आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने अपने चैनल पे करवाया है, जिससे एग्ज़ाम में रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने शॉर्ट्स में भी आप लोगों को ऐसे शॉर्ट्स प्रोवाइड किए हैं जो आप एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कई बार उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। वो 60 सेकेंड से भी कम के शॉर्ट्स हैं और वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार आप चेक ज़रूर करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार ये पेन ले लूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन वेलफेयर ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय। यानी कि अगर हमारा वेलफेयर चेंज होता है तो किस तरीके से हम इन्वायरमेंट क्वांटिटी के चेंज को मेज़र करते हैं। उसके लिए क्या हम हेडोनिक प्राइस फंक्शन यूज़ करेंगे, मार्जिनल इम्प्लिसिटिक फंक्शन यूज़ करेंगे, मार्जिनल विलिंगनेस टू पे फंक्शन यूज़ करेंगे, या ऑफर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस हर एक ऑप्शन को देखें तो हेडोनिक प्राइस फंक्शन जो है ये हमें बताता है कि हम इन्वायरमेंट की ब्यूटी के लिए जो हम पैसे पे करते हैं फॉर द बाइंग हाउस, उसके लिए हम हेडोनिक प्राइस फंक्शन यूज़ करते हैं। मार्जिनल इम्प्लिसिटिक फंक्शन हम इन्वायरमेंट क्वांटिटी या वेलफेयर्स के रिलेटेड नहीं करते हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। मार्जिनल विलिंगनेस टू पे फंक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो मार्जिनल विलिंगनेस टू पे फंक्शन हम किस लिए करते हैं? यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मार्जिनल विलिंगनेस टू फंक्शन ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना पर्सन विलिंग है पे करने के लिए, वो भी इम्प्रूवमेंट इन इन्वायरमेंटल क्वांटिटी। और अगर इन्वायरमेंटल क्वांटिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम पे करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे वेलफेयर से एसोसिएट करता है, इन्वायरमेंट वेलफेयर से एसोसिएट करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, मार्जिनल विलिंगनेस टू पे फंक्शन। ऑफर फंक्शन की बात करें तो ये ट्रेड थ्योरी में हम यूज़ करते हैं ऑफर कर्व, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत ही फेमस एक प्रोग्राम है जो 2014 में आई थी। मतलब कि ये जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के बनने के बाद सबसे पहली जो योजना आई थी वो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसमें बहुत सारे खाते खोले गए थे और अभी भी इसके में खाते खोले जाते हैं। इसका ऑप्शन पहला है, बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम आर एलिजिबल फॉर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख नाउ। तो क्या इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो एक्सीडेंट से रिलेटेड कवर को करते हैं? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जनधन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है कि ये अकाउंट ज़ीरो हमारे पास मतलब ज़ीरो बैलेंस पे ये खुलता है अकाउंट, और ये स्पेशली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये लाई गई थी। तो ये सेकंड है हमारा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इज़ हेल्प इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो येस, हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आया था कि लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाए और लोगों में ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है उसको जोड़ा जाए, और हर एक आदमी को बैंक से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। तीसरा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना बेनिफिशियरी शुड नॉट बी गिवन अदर बेनिफिट्स लाइक बेनिफिट्स अंडर मुद्रा योजना। क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना बेनिफिशरीज ये मुद्रा योजना के तहत बेनिफिट के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये भी हमारा गलत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का अगर हमारा अकाउंट खुला है तो हम प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट अगर हमारे पास है तो हम मुद्रा योजना से रिलेटेड हम स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसका नहीं ले सकते। अब मुद्रा स्कीम क्या है? तो मुद्रा स्कीम ये स्मॉल जितने इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है, और ये 3 तरह के लोन को प्रोवाइड करता है, शिशु, तरुण एंड किशोर। इसमें अलग अलग इनके शिशु, तरुण एंड किशोर के अलग अलग इन्वेस्टमेंट लोन के लिमिट्स होती हैं और इसके तहत ये प्रोवाइड करता है। तो जिसके पास ये अकाउंट है वो उसके बेनिफिट्स ले सकता है, तो ये भी गलत है। यानी कि अब तक हमारा बी करेक्ट हुआ। इट इज़ लीडिंग टू अ वीमेन एम्पावरमेंट। क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करता है? तो येस, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड मोर देन 40
5 करोड़ पीपल हैव बेनिफिट सो फार अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये अराउंड 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि मोर देन बोला है 45 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि बी, डी और ई, बी, डी और ये हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्टेटमेंट एंड हमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी स्टेटमेंट पे हमें आंसर भी देने हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा कह रहा है टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज डिमांड फॉर स्टेपल्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू वेल। अगर आपको ध्यान हो तो कोविड-19 में 2020 में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब बंद हो गई थी और उनकी जो ग्रोथ थी वो निगेटिव में चली गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही था जिसका एक्सपोर्ट और जिसकी ग्रोथ पॉजिटिव में थी, और वो भी 7 to 9% GDP ग्रोथ रेट के से। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है लाइक इन ईयर 2020 एंड 2021 सेगमेंट लाइक मरीन प्रोडक्ट्स, बफेलो मीट्स, टी, कॉफ़ी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू परफॉर्म पुअरली। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, टी, कॉफ़ी, डेयरी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये इनका एक्सपोर्ट अच्छा था। एक्सपोर्ट तभी अच्छा होगा जब हम अच्छा करेंगे, यानी कि हम अपने ही कंट्री में अच्छा कर रहे हैं तो ही हम उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। लेकिन ये हमें बोल रहा है कि ये पुअरली कर रहा था परफॉर्मेंस इसका, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द टकीला इफेक्ट। तो हमें ये एक थोड़ा सा नया सा इफेक्ट है और इसके बारे में आपको अगर बताऊं तो टकीला इफेक्ट होता क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है। तो ये एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है जो कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस को बताता है। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ पे स्प्रेड हुआ था, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हमारा स्प्रेड हुआ था साउथ, जो हमारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सेवरल वहाँ पे कंट्रीज़ अफेक्टेड हुई थी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, और ये 1995 के अराउंड हुआ था। इसमें कैपिटल जो है सबसे ज़्यादा कैपिटल फ्लाइट ट्रिगर्ड हुई थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और बहुत सारे ऐसे, उसके बाद जो लॉस हुआ था फॉरेन इन्वेस्टर को, उसकी वजह से मैक्सिकन पेसो, जो मैक्सिको का रुपीज़ है, मैक्सिकन पेसो बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गया था। तो इसमें हमारे ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा द स्प्रेड ऑफ 1994 एंड 95 मैक्सिकन क्राइसिस टू द अदर कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये सुप्रीम जो क्राइसिस है ये हमारे अलग क्राइसिस है जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे आपको बता दूँ। तो देखिए ये सारे टकीला इफेक्ट को थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं कि टकीला इफेक्ट रिफर्स टू द कॉगेशंस इफेक्ट एंड इट अकर्ड इन द मैक्सिकन पेसो क्राइसिस इन 1994 to 95। इसको हम टकीला इफेक्ट कहते हैं क्योंकि जो टकीला है वो फेमस मैक्सिकन ड्रिंक है एंड द क्राइसिस ओरिजिनेटेड इन मैक्सिको। और मैक्सिको में ही ये क्राइसिस हुआ था, तो जो फेमस ड्रिंक है उसी के नाम पे इसके इफेक्ट को दिया गया था। अब वहाँ पे हुआ क्या था, उस टाइम मैक्सिको की जो गवर्नमेंट है वो डीवैल्यू की थी उसने अपनी जो करेंसी है पेसो, ड्यू टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने की वजह से उसने अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस लूज हो गए। इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अपने पैसे लेके मतलब बाहर निकलने लगे। इसकी वजह से मैक्सिकन जो है, सिर्फ मैक्सिकन नहीं, उस लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर निकलने लगे, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, और सबने फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस किया, करेंसी के डेप्रिसिएशन को, कैपिटल आउटफ्लो को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रीजनल स्पिल ओवर हो गया, इसी की वजह से इसको टकीला इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो बाकी के हैं हमारे ऑप्शंस इस वाले क्वेश्चन में, कि द स्प्रेड ऑफ, एक सेकेंड में बार बार मेरा पेन यहाँ से हट जा रहा है,
जो बाकी के हमारे ऑप्शन है, द स्प्रेड ऑफ द 1997 क्राइसिस इन थाईलैंड टू द अदर कंट्री इन एशिया, ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड है। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा, ये उससे रिलेटेड है। अगर हम इसकी बात करें, द सब प्राइम क्राइसिस इमर्ज्ड इन 2007 इन यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, इसकी वजह से ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड है। लास्ट वाला है, द डोमेस्टिक डेट क्राइसिस अकर्ड इन अर्जेंटीना इन 1989, तो ये जो है ये हमारे मार्केट कोलैप्स से रिलेटेड है, वो भी यूनाइटेड स्टेट के मार्केट कोलैप्स से रिलेटेड है। तो ये तीनों चारों जो हैं ये किसी ना किसी क्राइसिस से रिलेटेड है, लेकिन हमें स्पेशली टकीला इफेक्ट को बताना था, वो मैक्सिकन और लैटिन अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज थी उस पर ये इफेक्ट डाला था, ना कि पूरे वर्ल्ड ओवर एंड एशिया पे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको, ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ इंडिया इन 2015 एंड 16। तो हमें ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम देखना है कांस्टेंट प्राइस पे इंडिया का 2015 एंड 16 का। तो ये क्या होगा, तो ग्रोथ रेट ऑफ इसका हमारा 2019 और 20 का। तो अब हमें बेसिकली हमें ग्रोथ रेट ही बताना है, यानी कि GNP ग्रोथ रेट, वो भी कांस्टेंट प्राइस पे बताना है। हमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस दिए हुए हैं, तो चलिए मैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आपको मैं ग्रोथ रेट बताऊं, तो सबसे पहले हम यहाँ से लास्ट से चलते हैं 2019 एंड 20 से। उस टाइम जो ग्रोथ रेट था वो 2.3% था कांस्टेंट प्राइस पे। 18 और 19 में जो ग्रोथ रेट था वो 5.2% था। 17 एंड 18 में जो ग्रोथ रेट था वो 5.5% था। 2015 एंड 16 में जो ग्रोथ रेट था वो 6.7% था, और 16 एंड 17 का ग्रोथ रेट 6.9% था। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें लगाना हो तो सबसे पहले जो सबसे कम है वो लगाएंगे, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ ये 2019 एंड 20 का सबसे पहले ई आएगा। तो ई हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, हमारा डी आएगा। तो ई और डी अगर देखें तो डी इसमें है, यानी कि हमारे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम ऑलरेडी हमने यहाँ पे ग्रोथ रेट भी दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ISLM मॉडल। तो ISLM मॉडल में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े ISLM मॉडल, तो आपके दिमाग में इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ISLM मॉडल किसने दिया था, और ISLM मॉडल का जो IS कर्व है वो कैसा होता है, LM कर्व कैसा होता है। तो सबसे पहले एक माइंड में पिक्चर बनाइए। अगर माइंड में नहीं तो आपके पास एक कॉपी रहती है, एक पेन रहता है, मतलब पेपर और पेन रहता है, उस पर एक पिक्चर बनाइए कि किस तरीके से होता है। तो ISLM मॉडल हिग्स ने दिया है, ये आपको पता ही होगा। पिक्चर बनाइए कि IS हमारा इस तरीके से होता है, LM हमारा इस तरीके से होता है। जब ये राइट में जाता है तो कुछ भी इंक्रीज होता है, और लेफ्ट में जाता है तो डिक्रीज होता है, आइदर LM और IS। तो अब हम अगर हमारे पास ये माइंड मेकअप है तो हम अब जाके हम इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे कि द LM शेड्यूल स्लोप अपवर्ड टू द राइट। क्या LM शेड्यूल अपवर्ड होता है राइट की तरफ? तो येस, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये अपवर्ड होता है। फिर पूछा है द LM शेड्यूल विल शिफ्ट टू लेफ्ट विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। तो अभी मैंने क्या बताया कि लेफ्ट में कोई भी चीज़ जाए, मतलब LM का अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो हर चीज़ डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। कोई भी चीज़ अगर पूछे आपसे, यहाँ पे पूछा है कि मनी इंक्रीज होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमारा पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। द LM शेड्यूल गिव्स इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। तो येस, LM किसके बारे में बताता है? मनी मार्केट के बारे में बताता है। और IS क्या बताता है? गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताता है। तो ये भी सही है, यानी कि हमारा ए भी सही है, सी भी सही है। डी की बात करें, द IS शेड्यूल विल शिफ्ट टू लेफ्ट when this is an increasing in government expenditure। तो क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, इंक्रीज करेगा, तो IS हो या LM, वो राइट में शिफ्ट होंगे ना। राइट इज IS का इधर होगा, LM का राइट इधर होगा। इस पे ये बोला है कि इंक्रीज होगा गवर्नमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो IS लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही होता, लेकिन लेफ्ट बोला है तो ये भी गलत हो गया। द IS शेड्यूल विल शिफ्ट टू राइट विथ टैक्सेज आर रिड्यूसेस। तो अगर हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो टैक्स के रिड्यूस होने से क्या होगा, हमारे पास जो पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खर्चा करेंगे, यानी कि हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी, तो हमारा IS राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर A, C और E, A, C और E पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इसमें बोला है
ए एंड बी दिया हुआ है जहाँ पे हमें लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ए एंड बी हैव द सेम प्राइस, यानी कि 2 प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी सेम प्राइस जो है वो सेम है, यानी कि अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे ए का और बी का, इन दोनों का प्राइस जो है सेम है, यानी कि प्राइस आर इक्वल। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी for producing given level of output will be achieved at a point where the isoquant has slope equal to, यानी कि अगर least cost combination अगर हम देखें इन दोनों A and B का, तो लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ अचीव होगा, जहाँ पे पॉइंट आइसोक्वांट स्लोप्स कहाँ कैसे इक्वल होंगे। तो आइसोक्वांट्स हमारा अगर निगेटिव होगा यानी कि -1 में होगा, तब जाके हम इसके लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को देख पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, -1। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ये किसने दिया है, तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ये दिया है बेंथम, ये बेंथम का क्राइटेरिया है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बेंथम क्राइटेरिया है। स्टेबिलिटी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया है, ये ये हमारे टेंटोनमेंट क्राइटेरिया में आता है। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ये हमारे किसकी है, पीयू ने दिया है। और थर्ड डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, एक सेकेंड, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर पीयू ने नहीं दिया है, ये लर्नर इंडेक्स से हम निकालते हैं। और थर्ड डिग्री ऑफ मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन ये पीयू के द्वारा दी गई है। तो यानी कि हमारा ए का अगर देखें तो सेकंड होगा, उसके बाद बी का हमारा थर्ड होना चाहिए, सी का हमारा फर्स्ट होना चाहिए एंड डी का हमारा फोर्थ होना चाहिए। अब ये हमें जहाँ पे मिले वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ डी में मिल रहा है, तो डी करेक्ट है। अब लर्नर इंडेक्स तो आप कई बार पढ़ते हैं कि लर्नर इंडेक्स हमें बताता है कि किस तरह से इसका एक फॉर्मूला होता है लर्नर इंडेक्स का, P माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। इस फॉर्मूले से हम लर्नर इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या किस तरीके की हमारी मोनोपोली पावर है, मतलब डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैसी है। अब हमारा बेंथन क्राइटेरिया की बात करें तो ये वेलफेयर के बारे में बात करता है कि वेलफेयर इम्प्रूव तभी होगा जब हमारा ग्रेटेस्ट गुड होंगे फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये इसके बारे में वेलफेयर क्राइटेरियन के बारे में बताते हैं। अगर हम टेक्नोनमेंट की बात करें तो ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट लियोन वॉलरस ने, ये वॉलरस का दिया हुआ है। और ये इनके अकॉर्डिंग ट्रायल एरर, टेक्नोनमेंट का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर के बेस पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस स्टेबिलिटी तक पहुंचते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो ट्रायल एंड एरर के मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वैसे भी अगर आपको पता हो जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया है, वॉलरस ने दिया है, लेकिन ये टेक्नोनमेंट की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ट्रायल एंड एरर, और उसी के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम पे पहुँच पाते हैं उसके बारे में ये बताता है। और पीगू के बारे में तो आपको पता है, इन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन इसमें पूछा है 9th में। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है डिवैल्यूएशन ऑलवेज करेक्ट अ क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। यहाँ पे ये जो स्पेशली ये जो टर्म है ना ऑलवेज, यही हमेशा किसी ना किसी ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में गलत कर देता है। अगर डिवैल्यूएशन करेक्ट अ क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ये तो हमारा सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑलवेज ये क्रॉनिक डेफिसिट को करेक्ट करता है, तो ये बात गलत है। हम ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही करें डिवैल्यूएशन, कभी कभी डिवैल्यूएशन की वजह से बहुत सारे क्राइसिस भी हो जाते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। जैसे आपने टकीला इफेक्ट देखा था, वो भी डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में हम डिवैल्यूएशन नहीं करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे एक्सपोर्ट में कमी हो जाए, तब डिवैल्यूएशन हमेशा करेक्ट करती है, लेकिन डेफिसिट के टाइम डिवैल्यूएशन नहीं करेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है। फिर बोल रहे हैं एन एक्सपेक्टेड डिवैल्यूएशन लीड्स स्पेकुलेटिव कैपिटल आउटफ्लो फॉर डोमेस्टिक कंट्री। तो ये हमारा करेक्ट है कि एक्सपेक्टेड डिवैल्यूएशन हमारे कैपिटल आउटफ्लो और डोमेस्टिक कंट्री के लिए ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट है एंड सेकंड हमारा करेक्ट है। हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट इनकरेक्ट, फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट हैज़ बीन द रीज़न फॉर रीसेंट डिप इन व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन
इन इंडिया, रिसेंट डिप का मतलब होता है कमी होना। तो रिसेंट व्हीकल रजिस्ट्रेशन में क्या कमी हो रही है हमारे इंडिया में? शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, पुअर क्रेडिट सप्लाई बाय द बैंकिंग सेक्टर। अगर आप इस ऑप्शन को देखें, पुअर क्रेडिट सप्लाई ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इतने ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में लोग भरे हैं जो आपको लोन देने के लिए मरे पड़े हैं। आप हमेशा सुनते होंगे कि बैंक लोन लीजिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन आपका हम करवा देंगे, ये हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है हमारा, ये रीज़न नहीं है हमारे डिप ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन की। शार्प राइज इन व्हीकल प्राइस, तो व्हीकल के प्राइस में अगर राइज होता है तो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और व्हीकल की डिमांड तो रिड्यूस हो नहीं रही है, ये रीज़न नहीं है उसके डिप का। लेकिन शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स अगर होंगे तो ये उसकी वजह से हमारा डिप इन व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है ए। नेक्स्ट है द इररिलेवेंसी ऑफ मनी फॉर अ रियल वेरिएबल इन क्लासिकल सिस्टम इज कॉल्ड। अगर इररिलेवेंस है मनी का रियल वेरिएबल, वो भी क्लासिकल सिस्टम में, तो क्लासिकल सिस्टम में क्या चीज़ें होती है? क्लासिकल सिस्टम में पहली बात, मनी को क्या माना गया है? एकदम न्यूट्रल माना गया है। फिजिकल न्यूट्रलिटी की तो बात ही नहीं की गई है, नहीं एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रलिटी की, नहीं टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी की। तो मनी से रिलेटेड मनी को यहाँ पे मनी को न्यूट्रल माना गया है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्लासिकल सिस्टम में अगर आपको क्लासिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप क्लासिकल्स के बारे में जितना जानते हैं आप वो अपने दिमाग में सोच के तब ऑप्शन को पढ़िएगा, तो आप एक उस स्टेज में आएंगे कि आप आंसर दे पाएँ। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें M1, M2, M3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। अगर हम M1 को देखें तो M1 हमें क्या बताता है? C प्लस DD प्लस OD, ये तो हमारा करेक्ट है कि M1 हमें ये बताता है, ये करेक्ट है। M2 क्या बताता है? हमें M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी हमें बताता है, ये भी हमारा करेक्ट है। M3 क्या बताता है? M2 बताता है क्या? नहीं, M3 M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक बताएगा। फिर यहाँ पे बोला है तो ये गलत हो जाएगा, सी हमारा गलत हो जाएगा। डी क्या बताता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक, तो ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन M4 इसके में नहीं आता है, जहाँ पे यहाँ पे जो है ये RBI के द्वारा दी गई डेफिनेशन है जिसमें M0 होता है, M0, M1, M2 और M3 होता है। जब YB रेड्डी के डेफिनेशन को देखेंगे तब हम M1, M2, M3 और M4 हम देखते हैं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में M4 गलत है, ये M1 नहीं होता है, M1 प्लस इसमें नहीं होता है। अगर हम M4 भी देखें, सपोज हमने YB रेड्डी के भी डेफिनेशन से देखे, तो यहाँ पे M3 ऐड होता है, M3 में हम टोटल डिपॉजिट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ M1, M3 में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बाकी ये सारी चीज़ें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ये और सी गलत है, A, B और D, A, B और D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सेकेंड, 12B। ओके, एक ये जो है ना, ये क्वेश्चन इसके दो पार्ट हैं, पहला ए पार्ट था और दूसरा ये बी पार्ट है। तो बी पार्ट में सॉरी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है और उसमें A1, A2, A3 हमने देख लिया था। अब देखिए, अरेंज करना है हमें इवेंट को उसके ओल्डेस्ट से आगे तक। अब ये क्या है? ये गेट्स के राउंड्स हैं, गेट्स के राउंड्स हैं। ऐसे ही आपको WTO के भी सारे राउंड्स मिल जाएंगे, मतलब WTO में जितनी बार कराया गया है वो कहाँ कराया गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, उसको अरेंज करने के लिए पूछता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया है और मैंने अपने शॉर्ट्स में भी इसको कराया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब द टोक्यो राउंड, उरुग्वे राउंड, NSE राउंड, डायलन एंड टॉर्कवे। तो स्टार्ट करते हैं हम कौन से राउंड से? जेनेवा से। तो गैट के 8 राउंड हुए हैं, उसके बाद गैट को चेंज करके WTO में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो गैट के अभी तक 8 राउंड हुए हैं। पहला स्टार्ट करते हैं हम जेनेवा से, मैं आपको थोड़ा रिवाइज भी कराती हूँ। तो जेनेवा का जो जेनेवा का राउंड कब हुआ था? 1947 में। दूसरा आता है जेनेवा के बाद आता है NSE, तो NSE का कब हुआ था हमारा? 1949 में। तीसरा हमारा आता है टॉर्कवे, तो टॉर्कवे राउंड कब हुआ था? टॉर्कवे राउंड हमारा हुआ था ये 1950 से लेके 51 तक के बीच में।
फिर चौथा आता है जिनेवा, अगेन जिनेवा में हुआ राउंड, और ये कब हुआ था 1956 में। उसके बाद पांचवा आता है हमारा डायलन, तो डायलन में कब हुआ था 1960 और 61 के करीब हुआ था। फिर छठवा आता है हमारा कैनेडी, तो कैनेडी में कब हुआ था, तो कैनेडी में हमारा हुआ था 1964 से लेके 67 तक। सातवां हमारा क्या आता है टोक्यो 1973 से 79 में। और आठवां हमारा क्या आता है उरुग्वे राउंड, और इसी राउंड में क्या किया गया था, ये डिसाइड किया गया था कि अब गैट को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसकी जगह पे WTO को लाया गया, और ये 1986 में हुआ था। तो 86 वाला जो ये राउंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड था। उरुग्वे से भी, इस राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो ये सारे गैट्स के राउंड हुए, उसके बाद WTO के हम जितने भी बैठक हुए हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो टोक्यो राउंड कब हुआ था, तो टोक्यो राउंड हमारा ये 1973 में हुआ था, तो ये 1973 लिख लेते हैं यहाँ पे। उरुग्वे राउंड कब हुआ था, तो उरुग्वे हमारा 1986 में हुआ था, ये हुआ था। NAC सबसे स्टार्ट मतलब जिनेवा के बाद यही हुआ था 46 में। डायलन की बात करें तो ये 1960s में हुआ था। टोरक्वे की बात करें तो 1950s में हुआ था। अब हमें क्या करना है, ओल्डेस्ट से हमें बीइंग फर्स्ट, यानी कि सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना है NAC, यानी कि C इसमें है, C इसमें है, तो B और ये E तो कैंसिल हो जाएगा। NAC के बाद आता है टोरक्वे, तो NAC के बाद आता है E, तो E इसमें है, E इसमें है, D भी है। अब B और A में बताना है, यानी कि B और A में, तो उरुग्वे लास्ट राउंड है और जो टोक्यो है उसके पहले वाला राउंड है, तो B हमारा लास्ट में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ना C, ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो हमें बताना है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट ऐसे रेट को कहते हैं जब RBI अपने जब कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा मनी को RBI में रखते हैं, और RBI में रखने की वजह से जो RBI उनको इंटरेस्ट पे करता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, RBI प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर RBI कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करना है लॉन्ग टर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट कहते हैं, कि RBI कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी लॉन्ग रन में। उसके बाद आते हैं हम RBI बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जब RBI बोरो करता है मनी कहाँ से, कमर्शियल बैंक से, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि RBI बोरो करता है या कमर्शियल बैंक अपने पैसे को रखता है जिस पे वो इंटरेस्ट देता है RBI, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब कमर्शियल RBI प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक हैव डिपॉजिट मिनिमम रेशियो टू द नेट टाइम एंड लायबिलिटीज, उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन अगर हम इसको मैच करें तो हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग में सेकंड जो है वो एकदम करेक्ट बैठ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कि इफ टाइम डिपॉजिट इज नॉट इंक्लूडेड देन द मनी मल्टीप्लायर विल बी। अब CR क्या है हमारा, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, RR क्या है हमारा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ये है। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने में। तो मनी मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, मनी मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि कितना हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे कि हमारी जो मॉनेटरी बेस है वो इंक्रीज़ होगी। तो कितने मनी सप्लाई को बढ़ाने से मॉनेटरी बेस इंक्रीज़ होगी, यानी कि मनी मल्टीप्लायर M/H से डिनोट करता है। M क्या है, मनी मल्टीप्लायर, और ये H क्या है, हाई पावर्ड मनी। अब इसको हम और अच्छे से सॉल्व करें तो मनी मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, 1 + CR + RR। अब CR क्या है यहाँ पे, करेंसी डिपॉजिट है, और RR क्या है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो ये जहाँ पे आएगा यही हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर D जो है वो उसमें हमारा ये करेक्ट बैठ रहा है, तो D करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, उसी को हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बाकी ये रिवेन्यू डेफिसिट ये सब गलत है। नेक्स्ट है राइट द स्टेप टू एस्टिमेट द ECM एंड VAR मॉडल इन अ टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ में मैंने इकोनोमेट्रिक्स में ये इकोनोमेट्रिक्स में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं सब कुछ मैंने कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी कराया है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं वॉर मॉडल के।
तो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम डेटा को पुट करते हैं। कभी भी हम यही करेंगे ना कि डेटा को हम इनपुट देंगे, डेटा पहले हम उसमें इनपुट देंगे जो कि डी में है। डेटा को इनपुट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें उसको एक टेस्ट लगाना पड़ता है, ACF या PACF, ये टेस्ट हम करेंगे। मतलब आप ऐसे सोच लो कि अगर आपको नहीं भी आता है तो पहले डेटा इनपुट करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, तो पहले उसके बाद टेस्ट करेंगे, नाम अभी आप मत देखिए। टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें यूनिट रूट टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट करने के बाद ये यूनिट रूट टेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे। उसके बाद यूनिट रूट टेस्ट लगाने के बाद हम उसमें को इंटीग्रेशन टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि इन सबके स्टेप्स होते हैं कि आप यूनिट टेस्ट लगाने के बाद को इंटीग्रेशन टेस्ट लगाओ। अब ये होते क्या, इसको मैंने पूरा डिटेल में इकोनोमेट्रिक्स के में आपको समझाया है, तो आप उसको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। इकोनोमेट्रिक्स में मैंने आपको इकोनोमेट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो ये फाइनल है VR मॉडल, उसमें हम जाते हैं। मतलब ये एक एस्टिमेशन का स्टेप है, तो हम उसके बाद VAR मॉडल में हम चले जाएंगे। तो D, B, C, E और C ये हम आ जाते हैं इसके में। हमारा ये ऑप्शन बैठ रहा है पूरा अच्छी तरीके से C में, तो C वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया है कि व्हाट इज़ वार मॉडल। इसको हम वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो VAR मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिक मॉडल में यूज़ किया जाता है, स्पेशली लीनियर इंटरडिपेंडेंसी को चेक करने के लिए, जब वो मल्टीपल टाइम सीरीज़ में दिए हों। मल्टीपल टाइम सीरीज़ के वेरिएबल में लीनियर इंडिपेंडेंसी हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। इस मॉडल के यूज़ की वजह से हम फंक्शन ऑफ इट्स ओन लैग्ड वैल्यू ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स इन द सिस्टम हम कर पाते हैं। वार मॉडल जो है हमारा, ये हम कब यूज़ करते हैं, हम जब हमारी स्टेशनरी सीरीज़ होगी, जहाँ पे हम नो यूनिट रूट जब होगा, तो हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। एंड यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग म्यूचुअल इन्फ्लुएंस अमंग वेरिएबल, जब हम म्यूचुअल इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं तब हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। अब ये ECM मॉडल क्या होता है, तो ECM मॉडल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक नॉन स्टेशनरी बेस्ड टाइम सीरीज मॉडल है। पहला जो है वार मॉडल वो स्टेशनरी बेस्ड था, ये नॉन स्टेशनरी बेस्ड है, जिसको हम इसको को इंटीग्रेशन भी कहते हैं, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डायनेमिक रिलेशनशिप को कंबाइन करता है। और ये अंतर क्या है, तो ये नॉन स्टेशनरी को यूज़ करता है, वो स्टेशनरी को यूज़ करता है। ये को इंटीग्रेशन के बारे में बताता है, वो को इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों अंतर है इसमें, ये ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके बीच के आगे के पोर्शन को। तो यहाँ पे अंतर भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि क्या क्या कैप्चर करता है। ये स्टेशनरी है, वो नॉन स्टेशनरी है। ये शॉर्ट टर्म डायनेमिक को बताता है, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को बताता है। ये एरर करेक्शन को इंक्लूड नहीं करता, ये एरर करेक्शन को इंक्लूड करता है। वार मॉडल लैग्ड लेवल ऑफ ऑल वेरिएबल्स के पे बेस्ड होता है, जबकि ये डिफरेंस इन एरर करेक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब हम आते हैं इसमें 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बताता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमें बताने हैं कि क्या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं दिए हुए हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड भी की हैं। पहला क्या है हमारा, पहला ऑप्शन था कि A इनवर्स और ब्रैकेट का होल इनवर्स A के बराबर होता है। तो ये तो सही है। अगर हम A इनवर्स निकालते हैं और फिर उसको फिर से उसका इनवर्स निकालते हैं तो हमें A मिलता है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स रिटर्न द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हम वापस उसी मैट्रिक्स पे आ जाएंगे ना। तो ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा हमारा ऑप्शन था द रैंक ऑफ एन n इंटू n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A मस्ट बी लेस देन n। तो क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A हमारा मतलब n से कम होना चाहिए? तो ये नहीं है। अगर हमारा n इंटू n का कोई इसमें बोला है नॉन सिंगुलर, तो इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं A इंटू बी इनवर्स इक्वल होता है B इनवर्स एंड A इनवर्स। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोज करते हैं दो मैट्रिक्स का
मतलब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं वो इक्वल होता है इन दोनों के ट्रांसपोज के रिवर्स ऑर्डर में। फिर उसके बाद a प्लस बी का अगर हम a प्लस बी एन करते हैं तो ये इंडिविजुअल नहीं आएगा जनरल सेंस में। मैट्रिक्स में एडिशन इस तरीके से नहीं की जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और a डैश मतलब a ट्रांसपोज और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होगा, तो यस ये भी ट्रू होगा। हमारा जो ऑप्शन सही है वो होगा ए, सी और ई, बाकी तो गलत हैं। अब ए, सी और ई देखें अगर तो ए, सी और ई हमें कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर नहीं हमें पता और ये गलत भी क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तो सही है लेकिन जो इसके आंसर्स हैं वो आंसर्स सही नहीं है। ए, सी और ई ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो इसके बेभरोसे मत रहिए आप। अब आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हम इसका ये इंडेक्स के बारे में हम बताएंगे कि ये कितना कितना खर्चा किया गया है किस पे। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 2020-21 के उनके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्या होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश में ये पुराना डेटा है, तो इसको मैं बता देती हूँ कि 2020 और 2021 में जो खर्चा हुआ था वो इतना खर्चा हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो खर्चा हुआ था वो खर्चा हुआ था हमारा ये इतने रुपीस खर्चा हुए थे मध्य प्रदेश के उसमें। और उड़ीसा का जो है वो होगा ये, और वेस्ट बंगाल का ये। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बट ये बहुत ओल्ड डेटा है और ये बहुत ऐसा डेटा है जो मुझे नहीं लगता किसी ने ये सॉल्व कोई कर पाया होगा इस क्वेश्चन को। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कोई सॉल्व ना कर पाए, ऐसा डेटा तो कोई पढ़ के भी नहीं गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। हमें टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो अगर टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, सॉरी सी होगा, तो टोटल हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट में एम आर इक्वल टू एम सी होता है, तो चलिए निकाल लेते हैं। टी आर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एम आर मिल जाएगा और टी सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम सी मिल जाएगा। तो टी आर को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहला है ये 30Q माइनस क्यू स्क्वायर, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम आर। तो एम आर क्या होगा 30 माइनस 2Q। फिर उसके बाद हम आते हैं एम सी, तो मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 20 प्लस 2Q। तो 20 प्लस 2Q को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो हमें MR मिल गया और हमें MC मिल गया। ये MR और MC को इक्वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो चलिए इक्वेट कर लेते हैं। 30 माइनस 2Q इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारा 30 इधर आ जाएगा और माइनस 2 और ये हो जाएगा 2Q। 30 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 28। सॉरी ये 4 है ना, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये 4Q था, सॉरी ये 4Q है। और तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 होगा। इधर 4 आ गया तो जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 26 इक्वल टू 2Q। अब Q की वैल्यू हमें निकालनी है तो 26/2 हो जाएगा, तो Q हमें मिल जाएगा 13। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा 13। तो 13 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रियल एंड नॉमिनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रियल एंड नॉमिनल ये होता क्या है। तो नॉमिनल इनकम वो हमें बताता है इनकम एट करेंट प्राइस। तो नॉमिनल का मतलब करेंट प्राइस पे जो इनकम दी जा रही है वो, और रियल का मतलब होता है कि जो बेस ईयर प्राइस पे इनकम दी जाती है उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। तो ये होता है बेस ईयर प्राइस। अब हमें बताना है कि कैलकुलेट हम इनको कैसे करते हैं। तो हम रियल प्राइस को कांस्टेंट बेस पे कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल इनकम को हम करेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो रियल को कांस्टेंट पे और नॉमिनल को करेंट पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यस ये 21 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, रियल एंड नॉमिनल वाला। तो रियल को हम कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं, नॉमिनल को करेंट प्राइस पे करते हैं। अब हमें अरेंज करना है इसको, अलग अलग इन्वायरमेंटल डिजास्टर दिए हुए हैं, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत ही
खतरनाक ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन ये कब हुई थी? 1984 में, और वो भी दिसंबर में। दिसंबर 2 और 3 में ये हुआ था ट्रेजेडी, और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी था जहाँ पे अभी भी उसके असर देखने को मिलते हैं। चारनोबिल एक्सप्लोजन का जो टाइम था वो 1986 था, वो भी अप्रैल के टाइम में ये हुआ था, 26 अप्रैल को। उसके बाद हम आते हैं लंदन स्मॉग एपिसोड, ये 1952 में हुआ था, ये भी दिसंबर के टाइम में हुआ था, 5 to 9 दिसंबर। और आते हैं एक्सॉन वेल्स, तो ये भी एक्सॉन वेल्स जो डिज़ास्टर हुआ था 1989 में हुआ था, ये मार्च के टाइम का है। और 3 माइल्स आइलैंड न्यूक्लियर डिज़ास्टर, ये हुआ था 1979 के टाइम, वो भी मार्च में। तो ये जो जितने भी यहाँ पे डिज़ास्टर दिए हुए हैं, ये इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं जो कि अलग अलग कारण से हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पे कारण नहीं बता रही हूँ, आपको मैंने यहाँ पे इसका अरेंजमेंट बता दिया। बाकी अगर मैं इस पे बताऊँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा अलग अलग इसको बताने के लिए। तो आप मुझे बारी बारी से मुझे ये कमेंट सेक्शन में, ये आपका होमवर्क है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुआ था, उसमें स्पेशली कौन सा गैस लीक हुआ था, ये मुझे बताइएगा। चारनोबिल में भी, और लंदन स्मोक, इसको लंदन स्मोक क्यों कहते हैं। तो अगर आप जानते होंगे किसी के भी बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका अगर मैं ऑप्शन देखूं तो क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में हमें सेट करना था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, लंदन स्मोक एपिसोड। तो लंदन स्मोक यानी कि सी हमारा सबसे पहले हुआ था, तो सी हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी में है। तो अगर किसी को ये पता होगा तो बी ऑप्शन वो ऑटोमेटिक ही करेक्ट कर देगा बिना किसी कुछ देखे, अगर उसको इतना भी आइडिया होगा कि सी सबसे पहले होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बाकी मैंने इसके सबकी डेट्स आपको बता दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है 23 का, इसको भी देख लेते हैं। The endogenous growth theory examine production function that show increasing returns। तो yes, increasing return शो करता है इंडिजिनस प्रोडक्शन ग्रोथ थ्योरी में। अब ये इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी होती क्या है, तो इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी स्पेशली किससे रिलेट करता है, तो ये हमारे एरो और ल्यूकॉस, ये सारी, ये जितने भी हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग, तो ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, रोमर, ये सब कुछ इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी से रिलेट करते हैं। और अगर एक्सोजिनस ग्रोथ थ्योरी की बात करें तो वो सोलो ने दिया था, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से नापा गया है एक्सोजिनस में, जबकि यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से देखा गया है। उसके बाद हम आते हैं इन पे increasing returns in endogenous growth theory is due to specialization and investment in knowledge, capital and learning by doing। तो yes, endogenous growth theory में यही था कि कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना चाहिए, नॉलेज पे, लर्निंग पे। यानी कि अगर हम नॉलेज पे, लर्निंग पे, ह्यूमन पे खर्चा करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ मशीन एंड ऑल। तो इसमें यही बात बताई गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट भी है और एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति इज ड्रिवन बाय डैश इंजन। तो पीएम गति शक्ति में कितने इंजन थे, तो पीएम गति शक्ति में 7 इंजन पे बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये 7 इंजन कौन कौन से थे, तो ये थे रोड, रेलवेज, उसके बाद एयरपोर्ट, फिर पोर्ट्स, फिर था मास ट्रांसपोर्ट, फिर वाटरवेज और उसके बाद था एंड लास्ट में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे 7 इंजन 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्या थे, ये पीएम गति शक्ति के इंजन्स हैं जिसको ये 7 इंजन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है अ बैग कंटेन 20 टिकट्स मार्क्ड विद द नंबर 1 to 20 एंड 1 टिकट इज ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5। पहले मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट था, इसमें हमारा 7 ऑप्शन करेक्ट, 7 ये डी ऑप्शन करेक्ट था। अब मैं इसको 25 को सॉल्व करके आपको दिखा दूँ
तो हमें क्या दिया गया है कि टोटल जो है टिकट्स वो कितने हैं, 20 टिकट्स हैं टोटल। अब ये टोटल टिकट्स में हमें कितना सॉरी एक से लेके इन टिकट्स पे 1 से लेके 20 तक मार्क किया गया है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना आउटकम देखना है ए हमें क्या बोला है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो टिकट्स पे 20 तक टिकट्स है और 1 से लेकर 20 नंबर्स उस पर लिखे हैं, तो 2 के मल्टीपल में क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, उसके बाद ये 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 10 मिल गए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, 10 मिल गए। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 10 है और टोटल टिकट्स क्या है, 20 है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पे कि प्रोबेबिलिटी हमारा मल्टीपल 5 होना चाहिए। तो बी हमारा क्या है, मल्टीपल 5 होना चाहिए। तो 5 मल्टीपल में देखें तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं। और प्रोबेबिलिटी की बात करें बी की तो क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4/20 हो गया। अब हमें देखना है कि ए और बी में कुछ कॉमन भी है, जैसे कि ये 10 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये 20 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। यानी कि कुछ ऐसे कॉमन हैं जिसको हमें हटाने पड़ेंगे, तभी हम प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कॉमन जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये कॉमन कितनी है, 2 है, यानी कि 10 और 2, और कितना, 20 में से। तो अब हम फाइनल जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो फाइनल प्रोबेबिलिटी हमारी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी, यानी जो हम हटा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 10/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 4/20, और माइनस कर देंगे 2/20 को, क्योंकि 2 कॉमन था। अब 4/20 और ये 14, और 14 में से 2 गया 12, 12/20। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो 2 की टेबल में 6 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स जाएगा, 2 की टेबल में 3 टाइम्स जाएगा और ये कितना जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। यानी कि 3/5, 3/5 को जो हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये अराउंड हमें ये 3 है और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और करेक्ट हो जाएगा 0.6। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, 26 नंबर क्वेश्चन है। हमें ये क्लासिकल लीनियर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इकोनोमेट्रिक्स से बहुत सारे जितने भी मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडेसिटी और ऑटो कोरिलेशन सबके कंसिक्वेंस मैंने कराए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ भी आपको बता दे रही हूँ कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी के प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस क्या क्या होते हैं। तो अगर मल्टीकोलिनियरिटी के प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस की बात करें तो पहला क्या है, R² द ओवरऑल मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कैन बी वेरी हाई। तो जो ओवरऑल मेजरमेंट है हमारे गुडनेस ऑफ फिट का वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्या ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है? तो येस, हमारा ओवरऑल जो गुडनेस ऑफ फिट है वो R² ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट वो हाई है। उसके बाद दूसरा क्या है कि OLS एस्टिमेटर्स आर नॉट ब्लू। OLS एस्टिमेटर्स ब्लू नहीं होते हैं। तो क्या OLS एस्टिमेटर ब्लू नहीं होते? तो ये गलत है, OLS एस्टिमेटर ब्लू की प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। तीसरा है OLS एस्टिमेटर हैव स्मॉल वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। अगर हम इसकी बात करें तो कंसिक्वेंस की बात करनी है तो OLS एस्टिमेटर का ये कंसिक्वेंस मतलब मल्टीकोलिनियरिटी में ये कंसिक्वेंस तो नहीं होता है। उसके बाद हमारा ये है कि T रेशियो ऑफ 1 और मोर कोएफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो ये यस, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तो ये होता है, तो ये करेक्ट है। एंड OLS एस्टिमेटर एंड देयर स्टैंडर्ड एरर कैन बी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन द डेटा। तो यस, ये भी सेंसिटिव होते हैं और स्मॉल चेंज इन द डेटा में भी इनको देखा जाता है। अब इसके कुछ और भी मतलब ऑप्शन अगर हम देखें तो A, D और E हमारा करेक्ट है। A, D और E जो कि C में दिया है, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ और चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं कंसिक्वेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी में। पहला कंसिक्वेंस है हमारा द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स विल हैव बिग स्टैंडर्ड एरर। यानी कि द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैव बिग स्टैंडर्ड एरर।
उसके बाद दूसरा हमारा है द कंप्यूटेड टी स्कोर विल बी स्मॉल, फिर तीसरा क्या है हमारा, स्मॉल चेंज इन डेटा और स्पेसिफिकेशन lead to large change in parameter estimates. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कुछ कंसिक्वेंस है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि what does the result of the first empirical test of Heckscher-Ohlin model by the Wesley-Leontief find। तो अगर हम लेओन्टिफ की बात करें, पहले हम हेक्सचर-ओलिन की बात करते हैं। हेक्सचर-ओलिन का कहना था कि कोई भी कंट्री तभी एक्सपोर्ट करेगी जब वो किसी चीज़ को बनाने में, जब कोई चीज़ उसके पास अबंडेंट हो। तो अबंडेंट कब होगा कोई भी चीज़, जैसे दो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। तो कंट्री ई सपोज इसके पास जो है लेबर अबंडेंट है, तो लेबर ज़्यादा है इसके पास, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेबर इंटेंसिव गुड का ही एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, बी कंट्री है, इसके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ही एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि कैपिटल उसके पास ज़्यादा है, तो वैसे ही गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी जो वो बना सकती है। लेकिन ये जो डेटा है हेक्सचर-ओलिन का, जब लियोन्टिफ ने इसको चेक किया तो उन्होंने यूएस के डेटा 100 साल के डेटा को लिया और उन्होंने देखा कि जो यूएस है वो एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, लेकिन कैपिटल अबंडेंट कंट्री होने के बाद भी ये जो एक्सपोर्ट कर रही है वो किस चीज़ का कर रही है, लेबर गुड्स का कर रही है। नहीं, यानी कि मेरा ये स्टाइलस थोड़ा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, मे बी पसीने की वजह से। तो ये क्या है, लेबर अबंडेंट गुड्स का एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एकदम पैराडॉक्स, मतलब एकदम अपोजिट बात कर रहा है हेक्सचर एंड ओलिन मॉडल के, कि जहाँ हेक्सचर कहते थे कि अगर जिस कंट्री में यूएस कंट्री कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो एक्सपोर्ट कैपिटल रिलेटेड गुड्स का करेगी, लेकिन उसके अपोजिट हो रहा था, यूएस जो है वो लेबर अबंडेंट गुड्स का एक्सपोर्ट कर रही थी। तो यही इसका पैराडॉक्स है, जिसको हम फेमसली लियोन्टिफ पैराडॉक्स के भी नाम से जानते हैं, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि यूएस एक्सपोर्ट वर लेस कैपिटल इंटेंसिव दैट यूएस इम्पोर्ट्स। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, जबकि जो यूएस है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो उसको कैपिटल अबंडेंट गुड्स को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन वो कैपिटल अबंडेंट मतलब कैपिटल से रिलेटेड गुड्स को वो और इम्पोर्ट कर रही थी बाहर से, ना कि वो एक्सपोर्ट कर रही थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये मल्टीकोलिनियरिटी के कुछ प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आते हैं इस पे 28 नंबर, द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूजेस क्वांटिटी इंपोर्ट फॉर क्वांटिटी इंडेक्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर हम ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो वो क्वांटिटी इंडेक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये हमारा एकदम करेक्ट है, और यहाँ पे मैंने इसके फॉर्मूले को भी दिया। तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जीबी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये हमें क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट बताता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बोथ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूजेज ऑफ प्राइस इंडेक्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये दोनों एक ही चीज़ को यूज़ नहीं करता है, क्योंकि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइस इंडेक्स को यूज़ करते हैं, जबकि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्वांटिटी इंडेक्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तीसरा है द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूजेस प्राइस इंडेक्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो येस, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे है बोथ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मेक यूजेस ऑफ द क्वांटिटी इंडेक्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये दोनों क्वांटिटी इंडेक्स को नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आपको ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्वांटिटी को करते हैं, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइस को करते हैं। लास्ट है द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड
यूजेज द प्राइस इंडेक्स, बट देखिए अब ग्रॉस बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड तो प्राइस नहीं क्वांटिटी करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा पहले ही। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी ही हमारा करेक्ट है, जो कि डी में दिया है, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कई तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं हमारे इंडेक्स बेस्ड, जैसे कि नेट बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ग्रॉस बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड, कुछ इनकम बेस्ड भी, और ये इंडेक्स में ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड भी आता है। उसके बाद होते हैं सिंगल फैक्टर के बेस पे सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर, और यूटिलिटी के बेस पे होते हैं यूटिलिटी और हमारी ये। तो इसको मैंने और डिटेल में बताया है, इसका ये फॉर्मूला है, अगर जिसने भी पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला इजीली लर्न कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता तो मैं उसको और अच्छे से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ये। तो इस स्लाइड से आप देख सकते हैं, जैसे कि नेट बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड है, तो नेट बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये क्या बताता है, ये हमें बताता है रिलेशनशिप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो भी प्राइस रिलेशनशिप, जिसमें हम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस देखते हैं। इनकम, और दूसरा है हमारा ग्रॉस बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसमें हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट आता है, फिर क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट आता है, फिर उसके बाद हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखते हैं। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे नेट बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखें और उसमें ये मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, तो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स अपॉन इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। उसके बाद सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में नेट बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को। डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम नेट बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स और इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि हम यूटिलिटी टर्म्स में डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं रियल कॉस्ट यूटिलिटी में। तो ये आप कहीं लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस पे इकोनॉमी में 2022 और 23 का, वो हमें बताना है कि ये क्या होगा। बेसिकली हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज भी दी हुई है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसको सॉल्व करके ऑलरेडी मैंने आगे स्लाइड में दिखाया भी है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज से हम इसको निकालेंगे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो पता होना चाहिए ना। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूले का यूज़ किया। तो हमने ये फॉर्मूले पे जीडीपी हमें ऑलरेडी दिया था मार्केट प्राइस पे, उसको रख लिया और सब्सिडीज और इनडायरेक्ट उसको माइनस कर दिया, तो हमें इतना मिल गया 25,494 रुपये। अब हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 22,647 रुपीज़ हमें मिल जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर हमें बी में ये मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या होता है, हमें ये क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट उसी से दिए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन Q1 प्लस Q2, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2m, यानी कि हमें मीडियन मिल जाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन Q1 एंड Q2 को ऐड करने से हमें मिल जाता है मीडियन। तो इसको हम मीडियन बोलते हैं, या हम इसको Q3 भी बोल सकते हैं, मीडियन, इसको मीडियन भी बोल सकते हैं और Q3 भी बोल सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के से क्वार्टाइल डेविएशन को कंपेयर करें तो ये 2/3 होता है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का। हमें यहाँ पे क्या बोला है, 1/3, ये गलत हो जाएगा। 2/3 बोला है तो ये सही हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। ऑल मूवमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर अबाउट मीन्स आर 0, तो येस, अगर हम मीन से कोई भी ऑर्डर को देखते हैं तो वो हमेशा 0 आता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू MD सिर्फ नहीं होता है, 2MD होता है, जो कि पहले में दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा A, C और D करेक्ट है, तो A, C और D हमारे C ऑप्शन में दिया है, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं भी थोड़ा थक गई हूँ और इसके आगे हम क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको
आप क्वेश्चन का रिप्लाई दे पा रहे होंगे। और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके और आप एग्जाम से पहले आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।